अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार चलें स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों ने आना था शायद आ गए हैं, और कोई और भी आएगा तो उसको देख लेंगे। अ, अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। मैं, जैसे कि आपको पता है, माय नेम इज़ फैज़ान एंड अभी मेरे 5 सेमेस्टर्स मुकम्मल हो गए हैं यूएमटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और वेब डेवलपमेंट करते हुए मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया हुआ। सो हम इन वर्कशॉप्स में हमने बेसिकली करना क्या है। हमने आज तो हमारा पहला सेशन है ना। पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक देखो, वेबसाइट जो है वो काम कैसे करती है, ये जो बैकएंड पे क्या सीन्स चल रहे होते हैं, और एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट इनका क्या रोल होता है, और जो भी है। ठीक है, हम वेरी बेसिक, बहुत बेसिक से चलेंगे क्योंकि कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा बेसिक्स का, लेकिन उन लोगों को भी अकोमोडेट करना है ना कि जिनको नहीं पता। तो इसलिए बेसिक से ही चलेंगे। सही है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना हमने डिस्कस ये करना है कि एक वेबसाइट जो है वो काम कैसे करती है। सही है, तो उसके लिए एक पिक्चर यहाँ पे मैंने निकाली थी गूगल से। उसमें हम देख सकते हैं कि आप इसको देख लो, अगर कुछ समझ आती है। वैसे मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अपने अगर आपने अपने पीसी पे, अपने ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट सर्च की है, लाइक youtube.com। ठीक है, आपने उसको सर्च किया, तो क्या होगा। अब YouTube जो है, YouTube की जो फाइल्स हैं, जो वेबसाइट है, पूरी एक वेब ऐप है, उसकी फाइल्स जिस सर्वर पे पड़ी हुई हैं, उस सर्वर को एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके ब्राउज़र से कि देखें जी, youtube.com नाम की डोमेन हिट हुई है। ठीक है, उसके बरक्स हमें जो भी वेबसाइट है, जो भी उसकी फाइल्स हैं, वो दी जाएं। वो सर्वर क्या करेगा, वो सर्वर एक बंडल देगा आपको, एक बंडल बना के देगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, उस बंडल में ये सारी चीज़ें पैक्ड होंगी, और वो बंडल सर्वर आपको दे देगा। आपका ब्राउज़र उस बंडल को रेंडर करेगा, और आपके ब्राउज़र पे वह वेबसाइट आपको शो हो जाएगी, जो कि आपको शो हो जाती है यूट्यूब। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम डिटेल्स में जाएं, तो रिक्वेस्ट की टाइप्स हो जाती हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट गई, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, वो चीज़ें बात की हैं। बेसिकली जो वेबसाइट का जो फ्लो है वो यही है। तो आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सबको। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो चैट में कर दें, ड्रॉप कर दें। मैं चैट देख रहा हूँ, और अगर क्लियर हैं चीज़ें तो भी चैट में मुझे बता दें। सही। तो अब यहाँ पे भी आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मिनट, एक यूज़र है, उसने इंटरनेट से उसने एक रिक्वेस्ट भेजी। वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे गई, वेब सर्वर ने वेबसाइट्स की जो फाइल्स हैं उनको रिटर्न किया, और यूज़र को वेबसाइट शो कर दी। सिंपल। उसके बाद तीन चीज़ें आ जाती हैं। HTML, जो कि एक फंडामेंटल चीज़ है वेब डेवलपमेंट में। उसके बाद CSS आ जाती है, एंड जावास्क्रिप्ट आ जाती है। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं, इनके बगैर डेवलपमेंट नहीं होती वेबसाइट्स की। तो इनका क्या रोल होता है, क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए एक और एग्जांपल है कि अगर आपके सामने एक ये कार है, इस कार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कार की सारी चीज़ें, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है और उसका जो कंटेंट है वो HTML बनाएगा। उसकी जो ऊपर स्टाइलिंग है, उसको कलर देना, उसको स्टाइल करना, एंड एवरीथिंग, उसकी लुक्स वगैरह, वो CSS ने करनी है। और उस कार को इंजन किसने देना है, वो जावास्क्रिप्ट ने देना है। ठीक है, और वो कार को डायनेमिक बनाना है। ठीक है, और उसको फंक्शनैलिटी देनी है, फीचर्स देने हैं, वो जावास्क्रिप्ट ने करना है। सिमिलरली हमारी वेबसाइट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। हमारी वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो HTML से आता है। उसको जब हम स्टाइलिंग करते हैं, उसको कलर्स देते हैं, उसको एनिमेशंस देते हैं। एनिमेशन CSS में भी होती हैं, जावास्क्रिप्ट में भी होती हैं। तो एनिमेशन देते हैं, कलर्स देते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, उसको सारा कुछ करते हैं, तो वो CSS में होता है। और उस वेबसाइट को जब हमने डायनामिक बनाना है, हम कहते हैं कि वो वेबसाइट सिर्फ
दिखने की हद तक ना रहे, उसके साथ यूजर्स इंटरेक्ट कर पाए, हम एक बटन को क्लिक करें, वो बटन कुछ करे, ठीक है, वो जो है काम है जावास्क्रिप्ट का। सही। तो होपफुली यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको। अभी ना बेसिक हम बेसिकली HTML से करते हैं स्टार्ट। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आपको जो है पता ही होगा VS कोड का ऑब्वियसली, तो VS कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे मैं एक सिंपल फाइल बना लेता हूँ जहाँ पे हम HTML को देखते हैं, index.html। अब इसकी एक्सटेंशन जो है वो .html है। राइट। सो HTML का सबसे पहले तो बॉयलर प्लेट कोड होता है, कुछ टेम्पलेट कोड आप कह लें, जो कि हमने लिखना ही लिखना है। तो उसका टेम्पलेट कोड मैं यहाँ पे स्निपेट यूज़ करता हूँ इस तरह से, लेकिन खुद भी लिख सकते हैं। डॉक टाइप सबसे पहले हमने डिक्लेयर करना है कि ये जो हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं ये HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेड टैग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी टैग। यही है। अब इसमें सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है, इसमें हम जो भी लिखेंगे वो HTML होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टैग बनाया। अच्छा, HTML में ना टैग्स होते हैं, ठीक है। अब एक टैग को ओपन करते हो, उसको क्लोज करते हो, और उसका जो कंटेंट होता है वो उस टैग के अंदर आता है। यहाँ पे यहाँ पे जहाँ मैं लिख रहा हूँ ना, कंटेंट ऑफ द हेड, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। अब बॉडी जो है, ये तो हमारी वेबसाइट की बॉडी जो होगी ना, सारी टोटल वो इसके अंदर आएगी। इसका कंटेंट, बॉडी वाले टैग का कंटेंट इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। हमने टैग को ओपन किया, क्लोज किया। तो HTML का सारा सिंटेक्स टैग्स की बेस पे होता है। तो हमने इनको, इन टैग्स को ही सीखना है। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टैग्स होते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी वो लिख लिया। अगर नहीं पता कि कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ करना है तो हम गूगल कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटा कौन लगाता है भाई। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो डिक्लेयर किया कि डॉक टाइप HTML। उसके बाद हेड टैग जो है, उसका इसका क्या होता है कि इसके अंदर ना हमारा जो मेटा डाटा होता है ना, वो होता है। इसमें हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, हमारी वेबसाइट में जो है हम कोई लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, CSS फाइल का लिंक देना है, जावास्क्रिप्ट फाइल का लिंक देना है, वो चीज़ें इधर आएंगी। मैं यहाँ पे अगर टाइटल देता हूँ, वेब क्या कहते हैं, हाँ ये टाइटल अगर मैंने दे दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे होगा, ये मैंने एक एक्सटेंशन VS कोड में इंस्टॉल की हुई है, रन सर्वर, क्या नाम है इसका, लाइव सर्वर के नाम से। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन कर देगा, हमारी वेबसाइट को लाइव कर देगा। हम कोई भी चेंज करेंगे वो ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, ये रिकॉर्डिंग का ना मैं सोच रहा हूँ एक ड्राइव, गूगल ड्राइव बना के उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये देखो, मैंने वेबसाइट का टाइटल कहाँ पे होता है, ये ऊपर टैब में आपको नज़र आ रहा है, सेशन 1, जो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया था, हेड टैग के अंदर मैंने टाइटल दिया था अपनी वेबसाइट को, वो सेशन 1 यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, सही है। तो ये मैंने टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे हम मेटा टैग्स होते हैं, SEO के लिए यूज़ होते हैं, और भी जो भी वेबसाइट के बारे में जो डाटा होगा ना, वो हेड टैग के अंदर आएगा। वेबसाइट का एक्चुअल कंटेंट जो है वो बॉडी टैग के अंदर आएगा, वो हेड टैग के अंदर नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। मैंने अगर यहाँ पे एक CSS फाइल को लिंक करना है ना, कि मैं कहता हूँ एक CSS की फाइल है, इस फोल्डर को मैंने ये इस फोल्डर में यूज़ करनी है, वो मैं इस तरह यहाँ पे दूंगा। वो भी करेंगे थोड़ी देर में। तो जो है, अभी हम बॉडी टैग में चलते हैं, कुछ टैग्स देखते हैं HTML के। पहला टैग आप देख लो, जो बहुत ही बेसिक है, H1। ये होते हैं 6 टैग्स होते हैं H के, हेडिंग के एक्चुअली, ठीक है। मैं आपको 2 3 दिखा देता हूँ। ये H2, H3
H4। हेडिंग 1, इसको नाम दे देते हैं हम हेडिंग 2। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। अच्छा, आप ना इस सिंटेक्स को गौर से देखें, ये भी हम टैग्स में ही काम कर रहे हैं, सही है। तो अक्सर ना चीज़ें समझना मुश्किल नहीं है। गलती जो है ना, हम करते हैं सिंटेक्स में। हमें पता नहीं लग रहा होता कि हमारा सेंट हमारी चीज़ें गलत हो कहाँ पे रही हैं, एरर आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा होगा। ठीक है, अब ये स्लैश जो है, फॉरवर्ड स्लैश है। तो इसको हमने अ, यहाँ पे जो ओपनिंग टैग है, ये देखिए ना, बॉडी का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग पे ये स्लैश आएगी। अब क्लोजिंग टैग पे अगर यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं लगाई, तो मेरा जो है ना, ये टैग मैंने सेव कर लिया, मैं देखता हूँ वहाँ पे। हाँ, अब ये वाला टैग जो है ना, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसका सिंटैक्स खराब कर दिया, स्लैश को तो यूज़ ही नहीं किया। फिर हम कहेंगे कि भाई क्या हो गया। हुआ ये कि स्लैश नहीं डाली यहाँ पे, ठीक है, हमारा ये क्या हो गया, हमारा जो है सिंटैक्स खराब हो गया। अब इस तरह की जो सिंटैक्स की छोटी छोटी गलतियां हैं, उनका ख्याल खुद ही रखना है, अटेंशन टू डिटेल्स के साथ। अब ये हमारे कुछ हमारी हेडिंग्स हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। जो H1 है, वो सबसे मेजर हेडिंग है, बड़ी है। H2 से छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी। ये 6 तक जाती हैं, आई थिंक। तो ये हेडिंग्स हैं सिंपल। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद एक पी का टैग आ जाता है, जिसका मतलब है पैराग्राफ। हम यहाँ पे मैं अगर कुछ लाइनें लिखता हूँ, कुछ मैंने कंटेंट रैंडम, ये रैंडम कंटेंट जनरेट किया उसने। ये हम इस तरह कर सकते हैं, मैं अगर लोरेम कितने वर्ड्स का कंटेंट चाहिए हमें, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, तो वो रैंडम 10 वर्ड्स जनरेट करके दे देगा हमें। तो ये पी टैग है, जिसका मतलब है पैराग्राफ। इसके अंदर मैंने जो भी अपना कंटेंट रखा, वो एक पैराग्राफ की शक्ल में मेरे सामने आएगा। ये एक पैराग्राफ मेरे सामने आ गया, सेट है। ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं ना कमेंट्स दे देता हूँ, हेडिंग्स, पैराग्राफ। अच्छा, ये कमेंट्स हैं। ये कमेंट्स जो है ना, इनका सिंटेक्स ये है कि इनके स्टार्टिंग में और एंड पे ये आएगा, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पे और एंड पे ये लगा दो, और वो एक कमेंट बन जाएगा। कमेंट का ये होता है कि उसको वो इग्नोर हो जाता है। कमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखते हैं, बाद में हमें पता चल जाए कि ये हमने ये कोड किस लिए लिखा था। उसके बाद हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग हमने कर लिया। इमेज टैग होता है। अम, ठीक है। इमेज टैग में ना इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, टैग्स में ना एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ये टैग है ना, हमने इस टैग को, इमेज का टैग है, हमने एक इमेज को शो करवाना है। तो उसमें उसका सोर्स क्या होगा, इमेज कहाँ से आएगी। तो वहाँ पे एक एट्रीब्यूट होगा, SRC। ठीक है। इस एट्रीब्यूट में हम उस इमेज का URL देंगे, उस इमेज का पाथ देंगे कि वो इमेज कहाँ से आएगी। यहाँ पे मैं इसका URL देता हूँ, ये वाली इमेज लगा देता हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये नज़र आ जाएगी। ये नज़र आ गई। ठीक है, ये इतनी बड़ी इमेज आ गई हमारे सामने। कैसे आई, इमेज टैग का यूज़ किया। अब कुछ टैग्स होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह H1 का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग, इसका सिर्फ एक ही टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये हम याद कर ही सकते हैं कि इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसका एक एट्रीब्यूट दिया मैंने, SRC, मतलब सोर्स इसका क्या है। ये मैंने इसका पाथ दे दिया, ये जो मेरे पास पड़ी हुई है इसी फोल्डर में इमेज, उसका पाथ दे दिया, जो हमें शो हो गई। अब इसका ये है कि अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा होता, इमेज लोड नहीं होती। तो इमेज जब लोड ना हो,
तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज का ना ये पाथ खराब कर देता हूँ, मैं पीएनजी की जगह पीएन कर देता हूँ, तो मेरे पास इमेज लोड नहीं होगी। ये ना कोई वहाँ पे कुछ शो करेगा सिंबल टाइप। ये देखो, ये खराब होगी ना, इमेज शो नहीं हो रही, और यूजर को पता भी नहीं लग रहा कि ये क्यों शो नहीं हो रही इमेज। ठीक है, इंटरनेट की वजह हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। सही है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, आल्ट नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, इमेज यहाँ पे लिख देता हूँ, या मैं कह देता हूँ इमेज। ठीक है, ऑल्ट में मैं वो चीज़ लिखता हूँ कि अगर अगर इन एनी केस मेरी इमेज शो नहीं हो रही, इंटरनेट की वजह से नहीं हो रही, कोई एपीआई का मसला बन गया है, कोई यूआरएल खराब हो गया है, कुछ भी है, मेरी इमेज शो नहीं हो रही, तो यूजर को कुछ तो दिखाना है ना कि भाई इमेज नहीं शो हो रही, लेकिन इस इमेज में क्या था वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस इमेज में क्या था। ठीक है, वो इस ऑल्ट में लिखेंगे हम। अब मैं जब ऑल्ट करके मैं इसको रीलोड करता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे लिखा आ गया वेब इमेज। अब इमेज तो शो नहीं हो रही, लेकिन यूजर को पता लग रहा है कि उस इमेज में क्या था। सही है, हम यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक छोटी सी लाइन लिख सकते हैं कि बता सकते हैं यूजर को कि इस इमेज में क्या था। सही है, ये हो गया इमेज का टैग और उसके दो एट्रीब्यूट्स। अब इसके विड्थ भी आ सकती है एक एट्रीब्यूट, और एक उसका एट्रीब्यूट है हाइट। ठीक है, मैंने विड्थ दे दी 100 पिक्सल, हाइट दे दी 100 पिक्सल। तो मैं अगर इसका यहाँ पे ये यूआरएल सही करता हूँ, तो 100 पिक्सल्स की मैंने विड्थ और हाइट दे दी, क्योंकि पहले तो पिक्चर एकदम फैल गई थी ना एंड तक। अब ये थोड़ी सी आ जाएगी लाइन में। ये 100 पिक्सल की मैंने इस पिक्चर को हाइट भी दे दी और विड्थ भी दे दी, तो ये यहाँ पे इतनी आ गई। सेट है। ये हमारा इमेज टैग हो गया। इसके बाद कौन सा टैग करना है, हाँ इसके बाद ना ए का टैग होता है लिंक के लिए। ये ए का टैग है। सही है। अब इस टैग को देखो, इस टैग में ना href के नाम से एक एट्रीब्यूट है, और इसके इस ये एक्चुअली ना लिंक का टैब है। ठीक है, अगर हमने कोई लिंक ऐड करना है ना वेबसाइट में, तो ये टैग यूज करेंगे। मैं कहता हूँ कि लिंक टू यूट्यूब, ये मैंने लिख दिया। सही है, इस टैग के अंदर मैंने ये लिख दिया। अब मुझे ये शो होगा। हम्म, लिंक टू यूट्यूब, ये मुझे लिंक शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे कहीं भी नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोई लिंक दिया ही नहीं। href जो एट्रीब्यूट है, इसमें मैं लिंक दूंगा। सही है, इसमें मैं अब लिंक देता हूँ एच यूट्यूब का, PS youtube.com। अब मैंने इसको एक इसका कंटेंट भी दे दिया और लिंक भी दे दिया। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे यूट्यूब पे ले जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ले गया। सही है, ये हम एक लिंक का टैग टैग है जो हम यूज करते हैं। आई गेस और कौन सा टैग रह गया? टैग्स काफ़ी हैं। सही है, तो हमने वो करने हैं जो अक्सर औकात यूज़ होते हैं। सही है, काफ़ी टैग्स ऐसे हैं जो कभी कभार यूज़ होते हैं, कोई यूज़ ही नहीं होते। ये चीज़ें अभी लिस्ट का टैग है एक, वो भी करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि ना एक किसी ने मुझसे पूछा था कि कितने सेशंस होंगे और कितने टाइम के होंगे। उसके लिए मैं, ये है कि देखो, हम ना एक फ्लो के साथ जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, हमने आगे मूव ऑन करते जाना। तो उसमें ये नहीं है कि अम, अब मेरे पास कोई कोर्स आउटलाइन वगैरह तो है नहीं, क्योंकि मैं कौन सा कोई टीचर हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ। तो जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, हम जाते जाएंगे आगे, और होपफुली 4 से 5 सेशंस होंगे, या मैक्सिमम 6, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उम्मीद है अल्लाह खैर करे, तब तक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद एक टैग होता है लिस्ट का टैग। अ, देखो, ये लिस्ट का टैग है, हम इसमें एक लिस्ट बनाएंगे। सॉरी, UL,
ये लिस्ट का टैग है। अब ये कौन सी लिस्ट है? यूएल का मतलब यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। सही। हम मोंगो एक्सप्रेस नोड। अब देखो, हमारा जहन तो है कि हमने नोड और एक्सप्रेस और मोंगो सबको जो है ना हमने कवर करना है। सेट है। तो इंशाल्लाह करेंगे। मोंगो को भी करेंगे टच, नोड को भी करेंगे। अब देखो इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सही है कि हम टच करेंगे, उनको देखेंगे, उनके बेसिक्स देखेंगे, किस तरह काम कर रही हैं चीज़ें, और बस। ठीक है, टच करके निकल आना है, इतनी डिटेल्स में नहीं जाना। इतना करना है कि समझ आ जाए वो काम कैसे कर रही हैं और उनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। ये ये इस तरह रखना है हमने। उसके बाद उन पे भी जाएंगे। पहले बेसिक्स से, मैंने शुरू में बताया था कि बेसिक्स से ही जाना है। जिनको बेसिक्स नहीं आती उनको भी अकोमोडेट करना है। सही है। तो अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और कोशिश करेंगे कि एक ना मिनी प्रोजेक्ट भी कर लें रिएक्ट में। एक लॉगिन साइन अप वगैरह चीज़ टाइप कुछ बना लें। ठीक है। तो वो भी कर लेंगे। हाँ यार, को पायलट और कर्सर को बेसिक यूज़ कर सकते हैं मिनिमल प्रोजेक्ट के लिए भी और बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी। इनको मैं कहता हूँ कि तब यूज़ करें जब आपको पता है कि कोड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर आप कर्सर को यूज़ कर लें, को पायलट को यूज़ कर लें, आप कोड बनवा लें। अब देखो, अ, एक मैंने अगर एक प्रोफाइल कार्ड बनाना है, मुझे पता है वो कैसे बनेगा। सही है। अब मैं बार बार बनाने थोड़ी बैठूंगा। मुझे पता है वो कैसे बन रहा है, कैसे चलेगा। तो मैं उस प्रोफाइल कार्ड को सीधा कर्सर को बोलूंगा कि भाई मुझे बना के दे दो, वो बना देगा। तो मैं उस पर टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। जो चीज़ आती है उसको बार बार ना करने से बचने के लिए कर्सर और को पायलट को यूज़ करें। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होते हैं यार, ये मिनी प्रोजेक्ट्स में नहीं सिर्फ। तो करें यूज़, भर भर के करें, जिस जिस तरह दिल करता है करें। उसके बाद अभी इसको जल्दी जल्दी HTML को रैप अप करते हैं। मेरे पास मीटिंग का टाइम भी कम रह गया। सही है। ये जो जूम वाले हैं ना, ये 40 मिनट देते हैं मीटिंग के लिए। तो हमें एक और लिंक बनाना पड़ेगा, उससे ज्वाइन करोगे आप लोग। तो अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ना, इसमें मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ इसको। अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं एक टैग आ गया LUL का। उसके अंदर लिस्ट की जो आइटम्स है ना, उसके लिए टैग होगा LI का। आइटम 1 मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम 4। तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट। सही। अ, तो ये रीलोड होने में बड़ा टाइम लगाता है, मैं उतनी देर में ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना लेता हूँ। वो भी यही चीज़ है। बस इस UL को OL कर देना, तो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। ऊपर हमारे पास अनऑर्डर्ड थी, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। और इन दोनों में फ़र्क आप देख लेंगे। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो हमने पहले बनाई थी, ये वाली। ठीक है, UL के साथ, जिसमें अनऑर्डर्ड है। यहाँ पे हमें जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जो हमारे पॉइंटर्स हैं वो डॉट्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। नीचे वाली जो लिस्ट है ये ऑर्डर्ड है। और वहाँ पे हमें एक प्रॉपर काउंटिंग नज़र आ रही है, 1 2 3 4। तो ये फ़र्क है अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में। सिंपल। आई गेस दैट्स इट फॉर HTML में और भी चीज़ें हैं, और भी टैग्स हैं। तो उसके लिए ना, उसके लिए अगर मेरे जहन में कोई आता है तो मैं बता दूंगा। उसके लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी देख सकते हैं। और इतने में ही काम चल जाएगा। ये ठीक है, काम इतने में ही चल जाएगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। एक टेबल का टैग होता है जो कि
कभी आज तक यूज नहीं किया, तो छोड़ो, उसको क्या करना चाहिए। कभी कभी नहीं यूज किया आज तक मैंने भी। तो उसके बाद ना मैं जाता हूँ CSS में। HTML होपफुली कवर यहाँ तक जितना किया है, वो अब मुझे जैड ने बताएंगे क्या उसका सीन है कुछ। अम, उसमें से कुछ पूछना है। अनऑर्डर्ड। हाँ यार, इनमें फर्क यही है बुलेट्स का ही। हाँ, ये महक ने जो क्वेश्चन किया है मेरे जहन से ही निकल गया था। डिव टैग का तो बताया नहीं, जो मोस्टली यूज होता है। डिव टैग को देख लो, मोस्टली यही यूज होता है। सही है, और मेरे जहन से निकल गया था। डिव टैग एक बेसिकली, जिस तरह ऊपर जो टैग्स हैं ना उनके फंक्शंस हैं। दे के H1, H2, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज, लिस्ट, लिंक, सब कुछ इनके एक डेडिकेटेड फंक्शंस हैं कि ये टैग इसके लिए यूज होगा, इसके लिए यूज होगा। डिव टैग एक सिंपल कंटेनर है, एक डिब्बा है। सही है, इसके अंदर जो मर्जी भर दो, जो मर्जी रख दो, ये माइंड नहीं करता। तो ये बेसिकली एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर डिव टैग के अंदर डिव टैग्स आएंगे, उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर, लाइक चलते जाता है ये नेस्टेड डिव टैग्स बन जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह जितनी आपकी साइट कॉम्प्लेक्स, आपका UI कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, आपके डिफ टैग्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज जस्ट अ कंटेनर। ठीक है, ये एक डिफ टैग एक कंटेनर है, इसमें मैं लिख देता हूँ डिफ कंटेनर। इसको मैं स्टाइल करता हूँ, स्टाइल करता हूँ CSS में। यहाँ पे मैं एक ना स्टाइल डॉट CSS फाइल बनाता हूँ। CSS को HTML में यूज़ करने के तीन तरीके हैं। एक तो मैं यूज़ कर सकता हूँ एक एट्रीब्यूट के एक एट्रीब्यूट में, लाइक ये देखो ना, स्टाइल एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसमें मैं CSS डाल सकता हूँ, और वो CSS सिर्फ इस टैग पे अप्लाई होगी और किसी पे नहीं होगी। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ विड्थ 100 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल्स, एंड इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ beige। ठीक है, एक कंटेनर बनेगा हमारे पास, एक div। ये बन गया, इसके अंदर डिव कंटेनर आ गया, इसको बैकग्राउंड कलर भी मिल गया, और इसको हाइट और विड्थ भी मिल गई, एक सिंपल कंटेनर। अच्छा, इसमें ना ये है कि ये वाली स्टाइलिंग भी होती है। इसके अलावा CSS ऐड करने का एक और तरीका है। हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे एक लिखते हैं, स्टाइल टैग बनाते हैं, और इसके अंदर हम अपनी स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं। और तीसरा तरीका है कि हम सेपरेट अपनी स्टाइल के लिए, स्टाइलिंग के लिए एक CSS फाइल बनाते हैं। तो मोस्टली हम सेपरेट फाइल ही बनाते हैं, हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। कोई छोटी मोटी स्टाइलिंग हो तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में कर लेते हैं, मोस्टली सेपरेट फाइल ही बनाई जाती है। उसके लिए, स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं CSS फाइल जो मैंने बनाई है, इसको मैंने इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है। तो एक, ठीक है, तो इसको मैंने CSS को HTML के साथ अटैच करना है। मैंने बताना है कि ये वाली जो CSS की फाइल है, इस HTML वाली फाइल के साथ जो है मैंने लिंक करनी है। तो मैं यहाँ पे हेड में आके उसका लिंक अटैच करूँगा।
ये एक लिंक टैग के जरिए, जो कि उसको हम बता रहे हैं कि ये एक स्टाइल शीट है, उसके एच रेफ में उसका लिंक डालूंगा।